गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, जिनसे यह मालूम पड़ता है कि कार्य अपकमिंग टाइम में होगा, उसी को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो ये कब की बात है? आने वाला समय के लिए है। जैसे आपको लिखा गया जिस वाक्य के अंत में गा आएगा, तो देखिए यहाँ पे गा आया हुआ है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। वे पापा के साथ शाम में बाजार जाएंगे। तो वे पापा के साथ शाम में बाजार जाएंगे, इवनिंग में जाएंगे, आने वाले समय में कार्य करेंगे। तो देखिए इस वाक्य के अंत में क्या आया? गे आया। तो गा, गे। एक लड़की ले लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सीमा अपने मामा के घर सोमवार को जाएगी। सीमा अपने मामा के घर सोमवार को जाएगी। कब जाएगी? सोमवार को। आने वाला जो सोमवार है उस दिन वो जाएगी। तो जो भी कार्य है ये फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा। और वाक्य के अंत में गा, वाक्य के अंत में गे और वाक्य के अंत में गी, तीनों में आया है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, जिनसे अपकमिंग वर्क अर्थात आने वाले समय में कार्य होगा ऐसा मालूम पड़ता है, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, मैं कल स्कूल जाऊंगा, यहाँ पे गा आ गया। वे पापा के साथ शाम में बाजार जाएंगे, यहाँ गे आया। सीमा अपने मामा के घर सोमवार को जाएगी, यहाँ वाक्य अंत में गी आया। तो गा, गे, गी ये तीनों शब्द आ गए। और तीनों वाक्य को देखने पे, पढ़ने पे मालूम चल रहा है ये तीनों कार्य आने वाला समय में होगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आने वाला जो समय है कल जाऊंगा। वे पापा के साथ शाम में बाजार जाएंगे, तो जो अभी शाम होगा उस टाइम पर पापा के साथ बाजार वे जाएंगे। सीमा अपने मामा के घर सोमवार को जाएगी, आने वाला जो सोमवार है उस दिन सीमा अपने मामा के घर जाएगी। ये तीनों कार्य भविष्य में होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए सेंटेंस बनाने का कुछ नियम भी हम सीखते हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे आई के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो आई के साथ हम शैल लगाते हैं, और वी के साथ क्या लगाएंगे? वी के साथ भी हम शैल लगाएंगे। और आई और वी को छोड़ दें तो बाकी जितना भी पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन हो या आपका थर्ड पर्सन, दोनों में से कोई भी पर्सन होगा उसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। आई और वी को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ स्पेशल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल लगेगा, और सेकंड पर्सन अर्थात यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू। थर्ड पर्सन जैसे ही हो गया, सी हो गया, एनी वन या एनी पर्सन कह सकते हैं। एक से ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, बस कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। आई वी को छोड़ दीजिए, यू तो सेकंड पर्सन है। अब बाकी जो जितना भी दुनिया में जानते हैं सब थर्ड पर्सन। जैसे हमने इट कह दिया ये भी थर्ड पर्सन है, जैसे हमने दे कह दिया ये भी थर्ड पर्सन है। तो डॉट डॉट डॉट
इन सभी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग इसका रूल देखते हैं कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। आई या वी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे शैल लगाएंगे। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपका आई वी छोड़ दें अर्थात सेकंड पर्सन हो जाएगा और थर्ड पर्सन हो सकता है। इनके साथ क्या प्रयोग करेंगे आप, विल का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे कल मिलूंगा। मैं तुमसे कल मिलूंगा अर्थात आने वाला जो कल है। आई शैल मीट यू ऑन टुमारो। तो यहां हमने क्या लगाया, शैल लगाया। सब्जेक्ट कौन है, मैं है, तो मैं के लिए हमने आई लगाया। ठीक है, और वर्ब कौन सा है, मिलना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिलने की इंग्लिश मीट हो गया। ठीक है, तो आई शैल मीट यू ऑन टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। पड़ोसी भाइयों के बीच में दरार डालेंगे। अभी डाले नहीं है, डालेंगे। तो पड़ोसी का इंग्लिश क्या होता है, नेबर विल मेक रिफ्ट। मेक रिफ्ट मीन दरार डालना। ठीक है, बिटवीन ब्रदर्स, बिटवीन ब्रदर्स। ओके, दो भाई हैं तो बिटवीन हो गया, और दो से ज्यादा रहेंगे तो यहाँ एमंग हो जाएगा। ओके, माँ शाम को पुआ बनाएंगी। ठीक है, शाम में बनाएंगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मदर विल कुक पुआ इन इवनिंग। तो आपने क्या देखा, माँ का इंग्लिश क्या हो गया, मदर सब्जेक्ट है, यहाँ विल लग गया, और बनाने की इंग्लिश क्या होता है, कुक होता है, यहाँ हमने कुक लिख दिया। तो पुआ इन इवनिंग, शाम को पुआ बनाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। विपक्षी दल नस्लवाद को बढ़ावा देंगे। तो अपोजिशन पार्टी मिस हो गया, विपक्षी दल हो गया, और विल प्रमोट बढ़ावा देंगे द रैशलिज्म। किसको देंगे, रैशलिज्म को बढ़ावा देंगे। अब नेक्स्ट और देख लीजिए, जातिवाद का बढ़ावा नेताओं के लिए एक टानी का कार्य करेगा। तो जातिवाद का बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ कास्टिज्म विल एक्ट एज टॉनिक फॉर लीडर। एक्ट मीन कार्य करेगा, एज टॉनिक फॉर लीडर नेताओं के लिए टॉनिक का काम करेगा। ओके, तो देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है। सबसे पहले आपको एक पहचानना होगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जो वाक्य में काम को करने वाला है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब किसे कहते हैं, देखो वर्ब को पहचानना और भी आसान है। सब्जेक्ट को पहचानना है तो वाक्य को पढ़िए और बोलिए कौन, तुरंत आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ के देख ले रहे हैं। जातिवाद का बढ़ावा नेताओं के लिए एक टानी का कार्य करेगा।
जातिवाद का बढ़ावा नेताओं के लिए टॉनिक का कार्य करेगा। कौन? जातिवाद का बढ़ावा। ठीक है, अब आपको जातिवाद का बढ़ावा क्या करेगा, अर्थात सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, वर्ब। जातिवाद का बढ़ावा क्या करेगा, तो आपने देखा यहाँ पे टॉनिक का कार्य करेगा, तो यहाँ पे एक्ट एज टॉनिक हो गया। ओके, अब अबाउट दी वर्ब, जो वर्ब के विषय में बोला जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानते हो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा, या तो विल आएगा या तो आपका शैल आएगा। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे नॉट हो जाएगा। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर इसका है। तो हम लोग आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो यहाँ हम लोग है तो वी हो गया। हमने बताया था वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, तो वी शैल नॉट, अब वर्ब क्या है, बर्दाश्त करना, तो वी शैल नॉट टॉलरेट टेररिज्म, हम लोग टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वी शैल नॉट टॉलरेट टेररिज्म। हम लोग गांव नहीं जाएंगे, तो वी शैल नॉट गो टू विलेज। हम लोग दुष्टों का साथ नहीं देंगे, तो वी शैल नॉट सपोर्ट क्रिमिनल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निगेटिव की जस्ट बात क्या आएगा, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का क्या पहचान है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है और उसका आंसर यस में या तो नो में मिलता है, इसी को हम ऑक्सिलरी सेंटेंस कहेंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, तो विल या विल या यहाँ पे शैल हो जाएगा। ठीक है, विल लिखेंगे या तो आप शैल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लो। अगर निगेटिव दिया है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, वर्ब के पहले नॉट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जस्ट उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे विल टेररिस्ट लीड द होल वर्ल्ड, इसका हिंदी क्या हो गया, क्या आतंकवाद, टेररिस्ट है आतंकवादी, क्या आतंकवादी पूरे संसार को लीड करेंगे, लीड करेंगे, क्या आतंकवादी पूरे संसार को लीड करेंगे अर्थात मार्गदर्शन करेंगे, तो विल टेररिस्ट लीड द होल वर्ल्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, टेररिस्ट वर्ल्ड को लीड नहीं करेंगे। तो आपको अगर रिप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा, बस आपको थोड़ा भी नहीं सोचना है, अगर दिमाग थोड़ी सी भी लगा दें तो टेररिस्ट विल नॉट, अब बाकी ये उतार देंगे, लीड द होल वर्ल्ड, लीड द होल वर्ल्ड, लीड द होल वर्ल्ड, टेररिस्ट पूरे संसार को लीड नहीं करेगा, और करेगा तो टेररिस्ट विल लीड हो जाएगा, नॉट हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर जो मिलेगा या तो यस या तो नो में मिल रहा है। तो हमने क्या बोला, ये वाक्य किससे शुरू होता है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, विल या शैल से शुरू होगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चनिंग वर्ड लिखते हैं, जस्ट उसके बाद विल या शैल लिख देंगे, फिर आप अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट यहाँ विल या शैल लिखे हैं, अगर निगेटिव है तो यही नॉट लगा दीजिए। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने पहले बताया है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये नॉट और वर्ब एक साथ रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोगों को भारत सरकार कैसे पहचानेगा। तो क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे पहचानेगा, तरीका बताओ। तो जिस शब्द से प्रश्न किया जाएगा उसी को हम क्वेश्चनिंग वर्ड कहते हैं। यहाँ कैसे से हमने प्रश्न किया, इसलिए कैसे क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो यहाँ हाउ लिख दिए, हाउ के जस्ट बाद आप सब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, हाउ विल द इंडियन गवर्नमेंट आइडेंटिटी, अर्थात भारत सरकार कैसे पहचानेगा। तो पीपुल लोगों को, हु सपोर्ट टेररिस्ट्स, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोगों को भारत सरकार कैसे पहचानेगा। ओके, एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग। मैं तुम्हारा समर्थन क्यों करूंगा। तो वाई हो जाएगा, वाई के जस्ट बाद शैल, क्यों, क्योंकि कर्ता कौन है, मैं। तो वाई शैल आई, और वर्ब क्या है, समर्थन करना, वाई शैल आई सपोर्ट यू। अब कहेंगे सर तुम्हारा का इंग्लिश तो योर होता है, तो क्यों नहीं यहाँ योर लिखे। देखो जब भी योर लिखोगे तो इसके रिलेटेड नाउन यहाँ पे आना अनिवार्य है, जैसे योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर जो भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिलेटेड कोई नाउन नहीं रहेगा, लास्ट में ये आता है तुम्हारा, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे यू लिखते हैं। तो वाई शैल आई सपोर्ट यू, क्यों मैं आपका समर्थन करूंगा। आई होप आप अंडरस्टूड कर गए होंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हु से दिया हुआ है। देखो हु वाले वाक्य में क्या स्पेशल होता है, हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपको याद रखना होगा हु के जस्ट बाद आप विल या शैल लगा दोगे। अगर निगेटिव है तो जस्ट इसी के बाद नॉट भी लगा देना। देखो वर्ब नहीं है इसलिए विल नॉट या शैल नॉट का लगा देंगे, ठीक है। जस्ट इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आतंकवादियों को खत्म कौन करेगा, तो हु विल, यहाँ देख रहे हैं यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा एक और सॉरी, एक गलती हमने कर दिया, यहाँ पर सेल का प्रयोग कर दिया। सेल तो लगेगा ही नहीं क्योंकि आई ओ वी के साथ सेल लगता है, और यहाँ पे तो सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा। तो हु विल एलिमिनेट द टेररिस्ट्स, तो हु विल एलिमिनेट, कौन खत्म करेगा टेररिस्ट को, ठीक है। तो हु विल एलिमिनेट टेररिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय जय सीताराम।